नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आज की अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो हमने एक छोटा सा उम्मीद किया था कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा या ब्राह्मण महासभा से संबंधित कुछ लोग जुड़ेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल मेरे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पी के सारस्वत जी ही जुड़े हैं। पी के सारस्वत साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। और इस जाते हुए और हमारे साथ माया दुबे जी दिल्ली नरेला से हैं, लेकिन उनकी अभी हम ऑडियो हमें नहीं मिल पा रही है माया दुबे जी की। चलिए, कुल मिलाकर आपको मालूम है आज 31 दिसंबर 2021 बहुत सारी कड़वाहटें लेके, चाहे मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं या सामाजिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और चाहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बात की जाए, तब भी सब कुछ उसी ही प्रकार है। बहुत सीधी सच्ची बात तो यह है। तो आपको पता है किस प्रकार कोरोना ने इस बार जो आतंक फैलाया, जिसमें अनेकों लोग मारे गए, बेहिसाब लोग। कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा था, कोई बेड के लिए भाग रहा था, कोई इलाज से तड़प रहा था। कई समाचारों की दुनिया के लोग भी गए। हर क्षेत्र के लोगों ने इस दुनिया को छोड़ा। कड़वी यादें जरूर रही हमारे साथ। तो अब मेरा निवेदन है, सारस्वत साहब। माया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी तक मुझे। अब कुछ ही क्षण बचे हैं 2021 के प्रश्न में। माया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माया दुबे, अपना ऑडियो अपना अनम्यूट कीजिए। माया दुबे। सारस्वत साहब क्या कहेंगे आप? पहले मैं आप ही की प्रतिक्रिया जान लूं। सारस्वत साहब, कम से कम आप। अब आ रही है जी माया जी, अब आपकी आवाज आ गई। धन्यवाद बहुत बहुत माया जी। ठीक है, बहुत देर से मिली। जी सारस्वत साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? इस कड़वी भारद्वाज जी, तो कहा गया कि भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सारस्वत साहब। भारद्वाज जी नमस्कार। 2021 बहुत ही कड़वी यादों के साथ विदा हो रहा है, जिसमें कि कोविड में डेल्टा वेरियस वॉरियर से वजह से काफ़ी लोगों की जान गई। और सबसे जो मुख्य देश को हानि हुई है वो है बिपिन रावत जी, जो चीफ रक्षा के थे। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हानि जो एक साथ हमारे 13 जवान शहीद हुए और अधिकारी लेवल के थे, अफसर लेवल के थे, वो सबसे बड़ी कड़वाहट है इस देश के लिए और बहुत बड़ी हानि भी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते ब्राह्मणों के साथ भी कई जगह बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कि बिहार में मांझी राम जी के द्वारा। प्रमोद सोती जी भी जुड़ गए। प्रमोद सोती जी, श्रोती जी, अखिल भारतीय जनसंघ से। सोती जी, अपने मोबाइल को ऐसे कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें तो बेहतर रहेगा। प्रमोद सोती जी, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जी जी ठीक है। सारस्वत साहब, सारस्वत साहब एक प्रतिक्रिया, क्विक रिएक्शन में ले लूं माया दुबे जी से। माया दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे आप 2021 के संदर्भ में? कोई कड़वी बात? अब 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ 2022 के आगमन पे। जी 2021 तो शायद कड़वी ही रही है, पर हम 2022 को भी अभी कैसे कह दें, नया वायरस हमें बता दिया गया है। तो नहीं, लेकिन कम से कम उम्मीद तो करें ना, ईश्वर से प्रार्थना तो माया जी हम कर ही सकते हैं ना, कि जो जैसा 2021 बीता वैसा 2022 ना हो। ना ये तो उम्मीद हम बिल्कुल लेके चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 2021 में हमने जो चीज का सामना किया है वो 2022 में नहीं आना चाहिए। जी पर अब क्या बिल्कुल कह सकते हैं, देखते हैं। बिल्कुल अपने तरफ से तो यही कोशिश है कि कुछ। सोती जी, क्योंकि 1.5 मिनट के लगभग मेरे ख्याल से 1 ही मिनट बचा है। प्रमोद सोती जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इस बीतते जो बीत रहा है 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा 2021। प्रमोद श्रोती जी, सोती जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रमोद सोती जी की आवाज नहीं मिल रही है मुझे। प्रमोद सोती जी, जी माया जी आप कंटिन्यू करें प्लीज, आप कंटिन्यू करें। वही मैं कह रही थी कि हम नहीं चाहेंगे, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जो 2021 में हमने सामना किया वो 2022 में हमें सामना करना पड़े। जी नेचुरली है। देखिए, कड़वी यादों को, कड़वी बातों को हर व्यक्ति भुलाना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अब क्योंकि हम लोग आपस के लोग हैं। प्रमोद श्रोती जी की अभी मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरा नंबर ये रहा कि कुछ अच्छी चीजें भी हुई है, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं हुई है। जैसे हमारे राम जन्मभूमि पे इतना अच्छा सब कुछ स्वागत हुआ है, वो भी एक अच्छा चीज है, तो उसे भी याद रखना है हमें। ये भी तो उसी साल हुआ है। कुल मिलाकर वर्ष 2022 2022 का आगमन आप सभी को मेरी ओर से भी और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए संपूर्ण समाज को, मैं तो संपूर्ण धरा को, संपूर्ण
धरावासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अंतरराष्ट्रीय नववर्ष 2022 की 2022। प्रमोद श्रोती जी का आपका वीडियो चला गया, माया दुबे जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रमोद श्रोती जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पी के सारस्वत साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्रोती जी आप अपने मोबाइल को वापस हॉरिजॉन्टल कर लीजिए प्लीज। और इस बात के साथ आगमन मेरे ख्याल से किया जाए 2022 के लिए कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा नहीं करें हमसे, तो मुश्किलों से कह दो कि उलझा नहीं करें हमसे, हमें हर हालात इतने सख्त है का हुनर आता है। तो इतने सख्त है हम कि चाहे कितना भी कोशिश करो टूटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी तो मुश्किलों से कह दो कि उलझाना ही करें हमसे, क्योंकि 2021 के अंदर बहुत सारी मुश्किलें व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मैंने देखी है कि हमें हर हालात में जीतने का हुनर आता है। मैं एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा प्रमोद पीके साहब, आपकी भी मैं उसके बाद बोलूंगा प्रतिक्रिया। प्रमोद सोती जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे बिल्कुल भी, इस समय आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सोती जी बिल्कुल भी। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से लोग आजकल आपको भी मालूम है पिछले कुछ वर्षों से एक चलन हो गया है, हर व्यक्ति मैसेज हमारे ऊपर डालेगा कि ये हमारा वर्ष नहीं है, हम तो चैत्र प्रतिपदा को मनाएंगे, आदि आदि दुनिया भर की। भैया जिसके ऊपर आप तिरस्कार कर रहे हो, पहली चीज तो ये जो अंग्रेजी नव वर्ष है जिसको हम अंग्रेजी वर्ष बोल देते हैं, ये सूर्य की गणना पर सूर्य की तिथि पर आधारित है। एक चीज तो हमें ये याद रखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी हम लोगों को। दूसरी बात ये है कि भैया हम जिसका बहिष्कार करना चाह रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो भी तो उन्हीं विदेशियों के बनाए मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं। और तीसरी बात, मकर संक्रांति आएगी अभी 14 जनवरी को, वो भी तो अंग्रेजी तारीख के अनुसार ही मनाते हैं, फिर उसको भी नहीं बनाए। और उससे भी आगे कितने विक्रमी संवत हमारा हिंदू नववर्ष कह दिया जाता है, गुजरातियों का दीपावली के बाद आता है, वहां भी तो हिंदू बसते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र मनाते हैं, वो भी तो हिंदू ही होते हैं। आसाम वालों का बिहू के समय पर आता है, वहां पर भी तो हिंदू है। तमिलनाडु वालों का भी तो वहां पर भी तो हिंदू है। तो ये चीजें कहने ठीक ना। फिर यहाँ पर एक विक्रमी संवत हो गया, एक शक संवत हो गया, जो कि 1943 अभी चला हुआ 1943, विक्रमी संवत 2078 चला 2078। खैर, तो कहने का मतलब है अपने का सम्मान करें लेकिन दूसरे का भी तिरस्कार ना किया जाए, मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सारस्वत साहब क्या कहना चाहेंगे? फिर से सबसे पहले तो बहुत बहुत मंगल कामना सारस्वत। सबसे पहले तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से संपूर्ण जगत को अंतरराष्ट्रीय नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, नए साल का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो 2000 हमारा 21 गया है, बहुत ही कड़वी यादों के साथ साथ, जैसा कि अभी मैडम माया जी ने बोला कि हमें एक सनातन धर्म के प्रति भगवान श्री राम का मंदिर भी देके गया है, ये भी याद भुलाने वाली नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक हमने एक देश में एक बहुत बड़ा योद्धा खो दिया, जनरल बिपिन रावत। राम मंदिर वाला मसला था वो तो 2020 का था, उसका जो भूमि पूजन भी 2020 में कर दिया गया था, और जो निर्णय आया था वो भी 2020 में आया था, 21 में नहीं आया। अच्छा, पर स्वागत तो 2021 में ही हुआ है ना बन के तैयार, तो उसका स्वागत तो हमने 2021 में अच्छी बात है। हम कहते हैं किसी भी रूप में सही स्वीकार करें, स्वागत करें, खुशियां मनाएं। कुल मिलाकर बात खुशियों की। बिल्कुल आपकी बात से पूर्ण सहमत है माया जी। और सबसे बड़ी जो दुखद घटना गई है वो हमारे देश के जनरल बिपिन रावत जी, जो देश के योद्धा थे, जिनकी वजह से हमारे देश की आर्मी बहुत स्ट्रांग हुई और होती गई, सारी तीनों सेनाएं मजबूत हुई, और उस चीज का हमें बहुत खेद है। लेकिन आने वाले 2022 जो अब शुरू हो चुका है, इसमें हम अच्छी यादों को जीना चाहते हैं, अच्छी यादों के साथ सबको जीने की उम्मीद देते हैं, और भगवान कृपा करे सबके ऊपर कि सबके लिए 2022 अच्छा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। माया दुबे जी अब आप बताइए आपकी प्रतिक्रिया। 2021 तो अब तो वो गया, जो बीत गया, वो कहते जो बीत गया तो बीत गया, बीतीता ही विसार दे। सवाल तो ये है ना। तो अब आप 2022 के संदर्भ में क्या कहना चाहें? बिल्कुल, मैं तो ये खुद चाहती हूँ कि 2022 जो हो हमारा ऐसा समाज, एक ऐसा ही, जितने पिछले 2021 को हमने इतने दुखद समाचार के साथ आखिरी टाइम तक भी, हमने दिसंबर में भी हमारे फौजी भाइयों के जाने से वो सबसे ज्यादा दुखद समाचार ही रहा, तो हम तो यही चाहेंगे कि पूरा 2022 में कोई ऐसा घटना ना घटे जिससे हमारे देश को हानि हो। मैं खुद ये चीज चाहूंगी, क्योंकि हर चीज, हर एक फील्ड इससे प्रभावित हुआ है जो कोरोना आया है। कोई ऐसा फील्ड नहीं हुआ, कोई ऐसा
समाज में कोई किसी चीज 2022 को में भी नहीं कह सकते। सावधानी बरतनी, जैसा आप कह रहे थे कि फिर से एक बार बिल्कुल कह दिया गया बिल्कुल। ये होगा, लेकिन लगता नहीं है कि हाँ कहीं राजनीतिक रैलियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध होगा, ऐसा लगता नहीं है नहीं नहीं मुझे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और इलेक्शन जाने के बाद सब कुछ शुरू होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे देश में इस चीज का ध्यान हमें रखना होगा, और ये ज्यादा जरूरी है कि अब एक नया वायरस बता दिया गया है, तो सावधानी अगर हम पब्लिक रखे तो उस वायरस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम बिल्कुल उस चीज के बिल्कुल लिए बिल्कुल। समझ हालांकि चुके बहुत हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं मारा हम जा रहा, समझ पर चुके पीके हैं। सारस्वत साहब मुझे एक बात बताइए ना, पीके सारस्वत साहब, क्या सरकारों को पिछले वर्ष जो 2021 में हुआ, मोदी जी भी वहां रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर जा जाकर, और यहाँ लोग मरते फिर रहे थे ऑक्सीजन के लिए कर रहे थे, चलिए अब क्या उससे सबक नहीं लेना चाहिए, या लेंगी? आपको उम्मीद है कि सरकारें सबक लेंगे, राजनीतिक दल सबक लेंगे? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं सभी राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी को भारत समझना है। जी भारद्वाज जी, जैसा कि इलाहाबाद कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को ये चुनाव आगे के लिए टाल देने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर सभी पार्टियों ने, किसी एक पार्टी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि कोविड आ रहा है इसकी वजह से हम चुनाव को आगे बढ़ा दें या संविधान में संशोधन कर दें या राष्ट्रपति शासन लगा दें, किसी भी तरह से चुनाव को आगे टाल दिया जाए, ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव आयोग से नहीं कहा। फिर चुनाव आयोग वचनबद्ध है कि वो इसको कोविड गाइडलाइन के तहत चुनाव को कराना चाहता है और चुनाव होगा भी। कोविड गाइडलाइन तो आपने पहले भी देखी ना, कह दिया जाता है कोविड गाइडलाइन बदकिस्मती से मेरे और आपके लिए होता है, जनसाधारण के मैं लिए बता रहा हूँ होता है, जो बड़े बड़े सर, मैं बता रहा हूँ राजनीतिक दल है उनके लिए कोई गाइडलाइन कहाँ है? सर, और जिस इसी देश का इसी बारे में प्रधानमंत्री जाकर लाखों की भीड़ देखकर उत्साहित हो, तो मुझे बताइए ना, आपको याद है ना पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के भाषण दिए गए थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर कि अब क्या है कि अब आम नागरिक को, भाई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आम नागरिक केवल एक वोट है, लेकिन आप अपनी जान का, अपनी बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का ध्यान आपको खुद रखना है। और मैं यही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से मैं सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को, जहां 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से मैं उन लोगों को ये बात जरूर कहूंगा कि वो रैलियों में बिल्कुल भी ना जाएं। जब रैलियों में आप लोग नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली पार्टियों को अकल आएगी, प्रतिनिधियों को अकल आएगी कि हम अगर इस चुनाव को टाल देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लोग समझदार हैं, हमारी चुनावी रैलियों में नहीं आ रहे हैं। तो मेरा तो हाथ जोड़ के सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि वो किसी भी रैली में ना जाएं। आप काम के आधार पे, सरकार के काम के आधार पे, अपने प्रतिनिधि के आधार पे आप चुनाव के समय जाके वोट जरूर करें। वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन रैली में जाना आपका अधिकार नहीं है। आप किसी भी तरह की रैली को अवॉइड करें। लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है। कोविड एक हवा में फैला हुआ वायरस है, किसी को नहीं पहचानता, वो किसी को नहीं जानता, उसकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में न जाके अपने घर में सेफ रहें, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष होने के नाते, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चुनावी रैली में बिल्कुल भी ना जाएं। चाहे कोई आपको पैसे का लालच भी दे तब भी आप चुनावी रैली में ना जाएं। ये मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा। ठीक है। माया दुबे जी, अभी जिस प्रकार पीके सारस्वत साहब कह रहे थे और आग्रह कर रहे थे जनता से कि भाई राजनीतिक रैलियों में ना जाए, आपको लगता है कि जनता ये सब बात मानेगी? क्योंकि यहाँ तो एक छोटी सी कहीं सेल लग जाती है, उसमें हालत खराब हो जाती है, पब्लिक वहां नहीं मानती है। यही तो हमारी जनता में सबसे बड़ी कमी है जी, कि थोड़ी सी लालच के पीछे अपने जान को गंवा बैठती है। जी, थोड़ी सी उनको कुछ ऐसे लालच समझ में नहीं आता है कि ये हमारे लिए नुकसान देगा कि हम कितने अपने जान से भी हाथ धो बैठेंगे, पर वो समझ नहीं पाती है। पर जनता को समझना चाहिए, जैसे मतलब कुल नुकसान मिलाकर उन्होंने सहा है। सारस्वत साहब और सारस्वत साहब जैसे अन्य लोग भी कितने भी अपीलें करते रहे, लेकिन आम आदमी के दिमाग में वो चीज नहीं घुस रही। जब वो छोटी सी नहीं कहीं ऐसा सेल लग जाती है जहां शायद हाँ, 10-20-30 रुपए का फायदा होता है, जब वहां नहीं मानते तो राजनीतिक तो फिर जो उनके छोटे भैया नेता होते हैं वो वैसे ही भर भर के लाते हैं, उनको लालच दे दे के 500 1500 का लालच दे देगा। जी जी जी। तो वही कुल मिला के है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं कि जिनको ऐसे उनको भूखमरी भी इतनी है एक कोविड के कारण। समाज पता है कि उनको कहाँ क्या चीज देना है, किस लालच से वहां खड़े होंगे। कुछ कुछ लालचें ऐसी होती है कि मजबूरी में भी वहां जाके खड़ा होना पड़ता है, जो मजबूरी भी वहां खड़ा करती है। माया जी, मजबूरी क्या, मैं अभी की बता रहा हूँ। मैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं फोटो भी लाया, एक फोटो क्लिक करके। हालांकि
ऐसे में नहीं दिखाना चाहिए सबका चेहरा। शराब की दुकान के ऊपर इतनी लंबी लाइन थी कि पूछिए नहीं। अब बताइए, मुझे नहीं लगता कि कोविड वहां पर आता, और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, कोई पुलिस या कोई भी व्यक्ति कोई सोशल डिस्टेंस में मेंटेन नहीं करा रहे थे। जो शराब की दुकानों पे तो कोविड जब लगी हुई थी तब भी नहीं बंद हो पाई थी। अभी की तो बात ही हटा दीजिए। ये बताइए, जब कोविड चल रहा था उस समय भी शराब कहाँ बंद हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, खोलना बंद गया, सरकारों ने खोला क्योंकि रेवेन्यू वहां से आएगा। सारस्वत साहब आपने भी देखा होगा उस समय कि सुबह 6 सवा 6 बजे कितनी भीड़ हुआ करती थी सारस्वत साहब। हमने तो दिल्ली और कई जगहों पर देखा है हालात जो थे। बिल्कुल, शायद याद होगा कि हरियाणा में उस चीज के लिए स्पेशल वो करना पड़ा था, उसके बाद बंद की गई थी। अरे बंद क्या, दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल साहब ने भी बाकायदा कहा भाई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो रेवेन्यू के लिए उन्होंने बाकायदा खोला और रेट बढ़ाकर खोला। और रेट बढ़ने के बाद सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लोगों ने फिर भी नहीं माने। उसके बाद होम डिलीवरी के लिए भी वो कर दिया गया था कि अगर आप चाहो तो आपको होम डिलीवरी भी की जाएगी। ये तक चीज कर दिया गया था कोविड के टाइम। आज जिस प्रकार के दुकान पर हालात थे या दुकानों पर हालात थे बाजार के अंदर, मुझे नहीं लगता कि होम डिलीवरी का कोई असर पड़ा होगा वहां। नहीं, कुछ नहीं पड़ा था, क्योंकि हर आदमी, बहुत ऐसे भी हैं जो फैमिली में किसी को पता ही नहीं कि वो ड्रिंक करते हैं पर उनको करना है, तो वो कैसे होम डिलीवरी मंगा लेंगे? बताइए कैसे क्या कहेंगे सारस्वत साहब आप इस विषय के अंदर कि कोरोना राजनीतिक रैलियों में नहीं पहुंचता, शराब की दुकान पर नहीं पहुंचता, कहीं सेल लग जाए बड़ी वहां नहीं पहुंचता, और कई बार कहना बिल्कुल, लेकिन कहना भी पड़ता है अनेकों जगह पर जो हमारे देश के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अगल बगल में लोग चल रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है, वो नहीं लगाते। तो बताइए हम जनता को क्या संदेश दें? पहले तो लोग कहते थे 10 राजा 10 प्रजा, जब हमारे देश का राजा ही जिस चीज को, नियम को नहीं मान रहा तो बाकी प्रजा कैसे मानेगी? लेकिन उसके ऊपर हो जाता जी। यही बात है, जो लोग हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि मास्क लगा के घर से बाहर निकलो, बसों में भीड़ होती है, आधी 50% में मेट्रो चलेगी, 50% पैसेंजर लेके बस जाएगी और मास्क लगा के जाएंगे, और जहां पर रैली है वहां पर लाखों की संख्या में लोग विदाउट मास्क और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे हैं, गृह मंत्री स्पीच दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्पीच दे रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं हो रही है देश में। आप किस मुंह से लोगों को कह रहे हो? मैं तो इस चीज को, इनको शर्म आनी चाहिए, ये टॉप लीडरशिप को ये शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज का पालन करो। मैं वही कह रहा हूँ, कल और परसों की घटनाएं देख लीजिए जिसमें प्रधानमंत्री के अगल बगल में जो अधिकारी या बाकी लोग चल रहे हैं उन्होंने तो मास्क लगाया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लगाया। और पीछे एक वीडियो भी आता है जिसमें उन्होंने मास्क वापस दे दिया था, एक व्यक्ति मास्क देना चाह रहा था उनको। बिल्कुल सही बात। बात ये ना कि राजा ही फॉलो नहीं कर रहा, राजा क्या संदेश दे रहा है? हमारा सवाल ये भी तो बनता है सारा सोचा। तो इस संदेश का पालन देखो आम जनता को करने के लिए अगर आप दे रहे हो तो आपको खुद भी पालन करना पड़ेगा। और मैं फिर गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, चुनाव आयोग से खासकर से रिक्वेस्ट है कि चुनाव आयोग एक, कहने को तो ये एक तरह से ऐसी संस्था है कि जिस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन दबाव तो है। अगर दबाव है तो भी और नहीं है तो भी चुनाव आयोग को अपनी स्पष्टता का परिचय देना चाहिए कि चुनाव आयोग रैलियों को ब्रेक करे, रैलियों पे पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाए और डिजिटल जैसे लोग करते हैं अपना कर लीजिए। हम लोग भी तो जूम के थ्रू अपनी मीटिंग कर रहे हैं ना, तो ये लोग नहीं कर सकते चुनाव? आपको याद हो जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो बिहार के चुनाव में उससे पहले जगह जगह डिजिटल प्रधानमंत्री का जो भाषण था डिजिटल चलाया गया था, जगह जगह स्क्रीन लगा के पेड़ों पर और इधर उधर दुनिया भर का। तो अभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पर इन्होंने डिजिटल मीटिंग नहीं करी, नहीं रैलियां नहीं की डिजिटल, तो चुनाव का क्या रिजल्ट निकला कि आपने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और डेल्टा वेरियस का क्या हालत था कि लोग एक एक सांस की कीमत चुका रहे थे। बिल्कुल। किसको झेलना पड़ा? वो आम आदमी को झेलना पड़ा ना। ये पॉलिटिकल पार्टियां तो भाई साहब किसी को फोन भी करोगे ना ऐसे टाइम पे तो कह देते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो ये कह के ये तो टाल देंगे, लेकिन आम आदमी का मरना है। आम आदमी को मैं इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल रैली में ना जाए, अपने बच्चों का अपने परिवार का ख्याल रखें। आप जान है तो जहान है, प्राइम मिनिस्टर खुद कर। माया जी से एक बार पूछना चाहेंगे क्योंकि माया जी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, फील्ड में रहती हैं, आम जनमानस से बहुत ज्यादा मिलती है, और मैं कहूँ कि जो बेचारा ग्राउंड रियलिटी से जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी उनसे शायद इनका संपर्क ज्यादा रहता है।
माया जी ऐसी क्या बात है कि ये लोग जो आम आदमी है, मतलब आम में हम भी आम ही हैं, लेकिन जो बहुत जी जी ज्यादा जमीनी स्तर का आदमी है वो क्यों नहीं मानता? क्या रीजन वास्तव है में अभी मेरे पास एक सवाल आ रहा है कुल्लू से कि जी साहब आप इस चीज के भी बारे में पता लगाएं कि ये कहीं माफियाओं का खेल तो नहीं है कोरोना वोरोना, क्या चक्कर, इसके ऊपर भी एक डिबेट करें। मनमोहन गौतम जी हैं कुल्लू से, आ, उन्होंने मुझे लिखा, मैं एक सेकंड आपका उनका संदेश पढ़ देता हूं कि आप उन्होंने कहा एक चर्चा इंटेलेक्चुअल्स के बीच शुरू करें, पहले कोरोना है या ओमिक्रॉन, पर अगले वर्ष कौन सा आने वाला है? कहीं ये इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल माफियाओं ने तो कोई हवा नहीं फैलाई हुई है? सूक्ष्म को अति सूक्ष्म मारता है, इस प्रकार का संदेश कई लोगों का आ रहा है। तो इसके बारे में माया दुबे जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक हाँ कार्यकर्ता, आप मैं क्षेत्र में फील्ड में ज्यादा रहती माया जी। बिल्कुल, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हैं कि कोविड के टीका लग चुका है मगर फिर भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जी, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये तो भी एक सवाल है कि मैं आदमी कितने टीके हाँ लगवाएगा, टीके लगने के बाद भी अगर हम कोविड पॉजिटिव हो रहे पॉजिटिव हैं हो रहा है, फिर पॉजिटिव क्या हो रहा है। फायदा? दूसरा और नंबर, एक उसका कोविड का आ गया, कल दूसरा को नंबर मैं ओमिक्रॉन आएगा, फिर तीसरा वेरिएंट आएगा, बिल्कुल तो कैसे? बिल्कुल जी आप कुछ मैं कह रहे थे, एक मैंने काफी टाइम तक मैं एक आशा वर्कर बन के भी सेवा की हूँ। जी मैं एक आशा वर्कर बन के भी मैंने समाज का सेवा कर रखा है, जो कि कोविड में ही मेरी ड्यूटी भी थी। मैंने काफी कोविड पेशेंट भी अटेंड किया था। जी और मैं हकीकत बताती हूँ कि मैं इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नियम नहीं करती थी कि मुझे आके ही नहाना है, कपड़े हटा देना है, ये करना वो करना, पर मैं हकीकत मानिए तो मैं पॉजिटिव नहीं हुई थी जी एक बार भी। एक बार भी मैं काफी संपर्क में आने के बावजूद भी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई इस चीज को कि इतना ज्यादा बोला जा रहा है तो इसका है क्या। मतलब भी कहीं ना कहीं इसके अंदर रिसर्च और होनी चाहिए और बिल्कुल होनी खुलकर चाहिए। वास्तविकता था। देखिए आप भी जाते थे, मैं भी गया था, वहां जब किसानों की रैली चल रही थी सिंगू हाँ बॉर्डर और हाँ आदि आदि, शायद आप हम, भी गए, हाँ हम और शायद आप हम, सब लोग गए थे हाँ साथ में। तो बिल्कुल नेचुरली मैं फर्जी सारा बोलूंगा, टाइम हम भी नहीं देखती, नहाते थे बिल्कुल। आकर, हम भी कोई बहुत ज्यादा पालन करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते थे। क्योंकि सर्दी का मौसम भी उस समय चल रहा था, जब गर्मी का भी मौसम है, हम सारे पूरे साल हमने इस चीज को झेला था। तो सारा टाइम हम बॉर्डर पे ही रह रहे थे, सारा हमारी मीटिंगें चल रही थी तो हम बॉर्डर पे ही हो रहे थे। और आके ऐसे नहाने वहाने का कोई सिस्टम नहीं हो रहा था, जबकि वहां आप तो तो हम पता नहीं बहुत ज्यादा कितने जाया लोगों के करती थी, संपर्क चलिए में मैं तो आते। खाली कवर करने के लिए जाता था कभी कभी, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा थी वहां जी जी, फील्ड। वही वही इतना मतलब संपर्क में आने के बावजूद भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सेफ थे, मेरे जानने वाले बहुत ऐसे हैं जो सेफ थे, नहीं कुछ प्रॉब्लम आई है। यही मानसिकता इसके अंदर आम आदमी की है कि इसीलिए वो फॉलो नहीं करता या नियम नहीं मानता, यही मानसिकता है आम आदमी की क्या? ऐसा ऐसा नहीं है। अगर ये चीज नियम आप कह रहे हैं तो मैं नहीं मानती कि ये सोच के वो नहीं जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोविड में नुकसान भी बहुत हुआ है, गई है जाने, बहुत मैं एक ऐसे चीज है कि जाने गई है। मैं एक चीज जी पूछना जी चाहूंगा प्रमोद जी आपसे, पीके सारस्वत साहब, जी मुझे आप जी चीज जी एक बात बताइए कि कई बार क्या होता है, अभी आपने जो चर्चा करी बस में मेट्रो में 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी बस, जी ठीक है सर, आम आदमी परेशान है, भीड़ में धक्के खा रहा है, झगड़ा भी हो रहा है पुलिस से और बाकी लोगों से, लेकिन वही साथ में जो प्राइवेट बसें चल रही होती हैं, जो सवारियां उठा रही होती हैं, चाहे वो गैर कानूनी रूप से उठा रही हैं, ले दे हम्म। रही हैं, वो छोटे छोटे टेम्पो टाइप जो चलते हैं, ई रिक्शा हाँ जी हाँ चलते जी हैं, बिल्कुल एक दूसरे से भिड़े होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं था? और यही सब अरे कुछ। कार्रवाई करने वाले भी यही लोग हैं और कार्रवाई नहीं करने वाले भी यही है, प्रोटोकॉल का पालन कराने वाले भी यही हैं और नहीं कराने वाले भी यही हैं। जब डीटीसी की बस में 50% पैसेंजर जा सकते हैं, मेट्रो में 50% पैसेंजर जा सकते हैं, तो ई रिक्शा में क्यों नहीं जा सकते? कार में मैं अकेला जा रहा हूँ, वो मास्क लगाना जरूरी है, और प्राइम मिनिस्टर इतनी 1 लाख की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए मास्क कंपलसरी नहीं है। तो ये कहाँ बेतुकी बातें हो रही हैं? ये गवर्नमेंट की बातों को आम आदमी समझ रहा है और मौका देखेगा तो उसका जवाब भी मिलेगा सरकार को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के अभी आप एक बात कर रहे थे कि भाई कहीं ये घपला तो नहीं है मेडिसिन कंपनियों का। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक जगह किसी से बात हुई, एक पेरेंट्स से बच्चे के, कह रहे साहब मुझे तो एक इसमें भी लोचा लग रहा है, ये जो एजुकेशन कंपनियां है ना, ये वाई जूस वगैरह इस तरह की जो कोचिंग सेंटर है, ये आने वाले टाइम में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बंद करा देंगे जी और ऑनलाइन ट्यूशन होगी तो ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट की सेटिंग होगी, और सरकार से इसके चीज के लिए पूरा फंड दिया जाएगा, सरकार उनसे टैक्स लेगी, और ये एजुकेशन के लिए जो स्कूल बने हुए मेरे को लगता है आने वाले टाइम में कहीं बंद ना हो जाए।
तो उसकी ये शंका जो जा रही थी ना, जैसे अभी इस व्यक्ति ने आपके सामने शंका जाहिर किया कि मुझे मेडिकल कंपनियों का ये फंडा लग रहा है कि जानबूझ के हर साल ये नया कोई मनमोहन वेरिएंट आया। गौतम जी है कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, जी, मनमोहन गौतम। तो ऐसे ही मेरे से भी किसी पेरेंट्स ने बात की थी एक बच्चे के लेके कि भाई मेरा बच्चा 12वीं क्लास में है और आए दिन स्कूल बंद हो जाते हैं। पिछली साल बात हुई थी, वो 10th क्लास में बच्चा था, इस बार वो 12th में है, जब 2020 में मेरी बात हुई थी। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कहाँ और कैसे है, इसको ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक 5 लाख रुपए आदमी संपत्ति शो करता है और 5 साल वो अगर किसी भी MLA या पार्षद रह जाता है या MP हो जाता है तो 5 करोड़ की संपत्ति उसकी हो जाती है। लेकिन एक बिजनेसमैन सालों साल मेहनत करता है, उसके यहाँ छापा पड़ता है, किसी हाल तक आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर के यहाँ छापा नहीं पड़ा है। मेरे को तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाती है सरकार। जनता का तुम भला नहीं कर सकते हो, अपना भला करे जा रहे हो, तो उसका भी कोई फायदा नहीं जी, पब्लिक के लिए तो। जी माया जी, आप क्यों, मैं फिर बार बार आप पर कंसंट्रेट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी 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 जी, मैं एक तो सवाल यही पूछना चाहूंगा, वही चीज के अभी जैसे सारस्वत साहब कह रहे थे कि भाई ये एजेंसियां इन्होंने ही जांच करना, जो कुछ करना है। आपने भी देखा होगा 2000 के फाइन के बाद फिर सेटिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, और इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी या रिश्वत का धंधा तो खूब जोरों पर चल रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय देखिए, है। मैं तो 2000 यही समझती हूँ, हमारी गवर्नमेंट, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, कहती हमने इस प्रोजेक्ट में इतने करोड़ लगा दिए, हमने इस प्रोजेक्ट में इतने करोड़ लगा दिए। प्रोजेक्ट में करोड़ लगते हैं मगर करोड़ों आज भी भूखे ही सोते हैं। आज भी हमारे समाज में सुधार कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कें जरूर बन जाती है मगर फिर भी झुग्गी झोपड़ियों में आज भी चूल्हे नहीं जलते हैं। आज भी हम मिडिल क्लास उस तरह सरवाइव कर रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा। रोजगार बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, युवा नशे में डूबते जा रही है। किस चीज के लिए तुम कहाँ करोड़ों लगा रहे हो, ये तो पता चले हमें भी। हमें तो आज तक नहीं पता चल रहा सरकार हमारी किस चीज में करोड़ों लगा रही है। हमारी आज के टाइम में सबसे बेरोजगार युवा पीढ़ी बैठी है। क्यों बैठी हुई है, क्यों नशे में जा रही है? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। खेत सरकार लेती गई, मुआवजा देके सारा खेत सरकार लेती गई, बिल्डिंगें बनाती गई, किसानों के पास काम करने के लिए नहीं बचा, नौकरियां नहीं बची, समाज में क्या बच गया है? इस चीज के पीछे हम खुद ही यही सोच रहे कि बचा क्या है समाज में? सिर्फ पॉलिटिक्स और कुछ नहीं बचा। ये पॉलिटिक्स इसका मतलब यह कि सरकार जानबूझकर इस प्रकार के लूप होल्स जिनको कहा जाता छोड़ती है ताकि बीच के 2 नंबर की कमाइयां चलते रहे। चुनाव में ऐसा पैसा चाहिए भी होता है, चल रही है। अभी है ना कि आपने 2000 प्राइवेट बस वाले कितने भी भर के ले जाए, ऑटो वाले कितने भी भर कर ले जाए, लेकिन जो बसें, सरकारी बसें, वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। बिल्कुल, ठेके पे कोई वो नहीं है कहीं भी। किस जगह पे रोका जा रहा है, कहाँ पे रोका जा रहा है, कहाँ रोक लग रही है? रैलियां रुक नहीं रही है, बस यही कुछ दिखावा के लिए कर दिया जाता है कि हाँ भाई हम प्रोटोकॉल एक चला रहे हैं कि आपको ये नियम करोगे। आप एक बार बताइए, हम 2 बंदे गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं, दोनों मास्क पहने हैं, तो हम पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? फिर तो घर में भी मास्क लगा के घूमना पड़ेगा सभी को। वही ना, आप चाहे अकेले भी जा रहे हैं, अपनी कार के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर भी मास्क। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। आप एक चीज सोच के देखिए, अगर हम लोग कुछ लोग हैं, एक ही घर में 4 फैमिली रह रहे हैं और एक ही कमरा है, कोई कहाँ चला जाएगा? मिडिल क्लास जितने हैं सबके पास वही है, सबके पास अलग अलग तो कमरे हैं नहीं। लेकिन अगर आप 4 कार के अंदर जाएंगे, अपनी कार के अंदर बैठकर, तो आपको मास्क जरूरी है। मास्क पहन के जाने तो आप चालान कटवाइए, ये कहाँ का रूल है? मगर वही 4 आदमी अगर दारू के ठेके पे खड़े हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां कोई नहीं काट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वही कोई रैली है, वहां पे भाषण सुनने के लिए अगर आके 50 लोग बैठ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई मास्क पहना है कि नहीं पहना है, एक दूसरे से पास पास बैठे हैं, दूर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी भीड़ आ रही आ जाने कहाँ प्रोटोकॉल होता है? भीड़ एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा होता है, उसके अंदर कहाँ प्रोटोकॉल है? वही चीज तो कह रहे। मैं राशन के कोटे पे भी मैं वो करती हूँ जाके। मैं, मेरी फ्रेंड के राशन का कोटा है, जो सरकारी राशन का कोटा, वहां पे मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और भी जगह बहुत है ऐसे जहाँ पे मैं जाती हूँ करने के लिए कि चलो थोड़ा सपोर्ट हो जाए, भीड़ को मैं नियंत्रण कर पाऊं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब वैसे खड़े हैं। बोलते रहो तो पीके सारस्वत साहब, कुल मिलाकर 2022 में रहना वैसा ही है, कोई विशेष फर्क नहीं आना है। लोगों ने सुधरना नहीं है, सरकार ने सुधरने देना नहीं।
सरकार ने कुछ ना कुछ उस प्रकार की स्कीमें चलाते रहना, कहीं रैलियां, कहीं कुछ, और लूप होल्स बीच की जो है छोड़ कर रखने सरकार ने, ताकि 2 नंबर का धंधा भी बीच बीच में चलता रहे, उगाहीबाजी भी चलती रहे, पैसा इस प्रकार का भी एकत्रित होता रहे। सीधी सी बात तो यही हो गई ना। उगाही के लिए तो सरकार काफी काम दे देती है। अब पहले बोल दिया लेबर कार्ड बनवाओ, अब लेबर कार्ड, जिनको लेबर कार्ड बनवाना है, फिर लेबर कार्ड के साथ क्या 50,000 से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा इन फ्यूचर कभी भी, लेबर कार्ड अगर आपका बन गया तो। और लेबर कार्ड बनाने के लिए 300 रुपए ऑनलाइन वाला अलग से मांगता है, साइबर कैफे वाला, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कमाने का जुगाड़ भी सरकार दे रही है और लोगों का रोजगार भी छीनने का सरकार ही काम कर रही है। हम एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, मार्केट में इन्होंने रूल बना दिया ऑड इवन में शॉप खुलेगी, लोग खोल रहे हैं, लेकिन ये ऑड इवन का रूल ठेकों पे नहीं है कि भाई ऑड इवन में ठेका खुलेगा, नहीं है। सरकार की बसें ऑड इवन में नहीं चलेंगी। ये भी एक बात है, जैसे राशन की दुकानें, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, कि जैसे राशन की दुकानें और नेसेसिटी के अंदर आ जाती है, आवश्यकता कानून से, तो क्या ये शराब भी नेसेसिटी में आती है क्या? बिल्कुल एसेंशियल है सर, शराब तो एसेंशियल है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा? तभी तो वो ठेके प्राइवेट कर दिए सरकारी सारे। माया जी, शराब एसेंशियल के अंदर आ गई क्या? मतलब अति आवश्यक चीज हो गई कि उसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, उसको ऑड इवन में क्यों नहीं लाया जा रहा? आप एक बार रोटी बंद कर सकते हैं, ठीक है, पर सरकार शराब नहीं बंद करने होने देगी। मैडम आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा खर्चा सरकार, सबसे ज्यादा कमाई सरकार को वही दे रहे, तो कैसे बंद कर देंगे? बंद होने तो राशन की दुकानें, भूखे मरते मर लेने दो, शराब पी के जिंदा रहेंगे सब, और क्या यही हो रही है। क्योंकि तो कुल मिलाकर 2022 से भी किसी ने सबक नहीं लेना, सीधी सी बात तो यही हो गई ना। 2022 में भी कमोबेश वही स्थितियां रहेंगी, कुछ स्थितियां ज्यादा बिगड़ेंगी, जैसे कहीं बम फट जाता है तो 2-3 दिन चेकिंग होती है, सारे बस अड्डों पर चेकिंग होने लगती है, सब जगह होने लगती है, उसके बाद सब एज इट इज वैसा सब नॉर्मल। कुल मिला के सर ऐसे है कि कुल मिला के आम आदमी को अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। अगर इन लीडरशिप की बातों में आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। मेरी तो फिर बार से आपके चैनल के थ्रू लोगों से यही अपील है कि भाई कोई रैलियों में मत जाना, इनको अपने आप दिमाग ठिकाने पाया जाएगा। जो जिस तरह के रूल बना लगता है कि लोग खुद सुधरेंगे, खुद मानेंगे? मानना चाहिए। नहीं सुधरेंगे, मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता। नहीं, परशुराम के भक्त आप भी हैं, मैं भी हूँ, मुझे नहीं लगता है। नहीं, परशुराम के लिए और किसी के भी भक्त बन जाए, जो कोई भी भक्त हो, सवाल परशुराम की और वामन भगवान का नहीं है। ना मैं वही कह रही हूँ, आपको पता है ना कि हमारा हिंदुस्तान जिद्दी है। क्या करे, चाहे मोदी भक्त बन जाए, सोनिया भक्त बन जाए, किसी और वाजपेयी की भक्त बन जाए, किसी के भी बन जाए, पर कह तो रही हूँ हमारा हिंदुस्तान जिद्दी है। वो कहता है मरेंगे मरेंगे, पर राशन की लाइन है तो हम जाएंगे जरूर लेने। राशन मिल रहा है, हम कैसे छोड़ दे? मरेंगे तो देखी जाएगी। शराब तो महंगी मिल रही है, उसको भी नहीं छोड़ते ना लोग। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं ना, मैं राशन खरीदने के लिए नहीं है, वो फ्री चाहिए, लेकिन शराब खरीदने के लिए पैसा है। तभी तो गवर्नमेंट ने, तभी तो उसको ऑर्डिनरी में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? तो सरकार बिगाड़ भी तो सरकार ही रही है आज के समय में। एक बार बताइए कि पूरा साल हो गया, सरकार जो 2 रुपया अनाज थी वो भी फ्री करके बैठी हुई है। फ्री अनाज मिल रहा है, सिलसिला कब तक चलता फ्री अनाज मिल रहा, बिजली फ्री, कहीं पानी फ्री, यही चीज में यात्राएं फ्री। अब आगे जाकर प्रियंका गांधी ने कह दिया मैं स्कूटी फ्री दूंगी जो ग्रेजुएट लड़कियां होंगी। क्या ये हिंदुस्तान कहाँ जाएगा इस फ्री के चक्कर में? अरे हमें तो कोई दे दे, हमें तो कोई देता ही नहीं, हम तो सब चीज मांग ले, ना तो स्कूटी मिलती है ना राशन फ्री मिलता है। जिनको चाहिए उन्हें नहीं मिलेगा मैडम, वोट बैंक को मिलेगा, जहाँ से वोट मिलना है वहां मिलेगा। अभी केजरीवाल जी, केजरीवाल ने वायदा किया 1,000 रुपए फ्री महिलाओं को देंगे हर महीने पंजाब के अंदर। अरे आप ये देखो, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करो ना, ज्यादा बेटर ये रहेगा। अगर आपके पास एक्सेस पैसा, चीजें सस्ती करो, फ्री देने का क्या मतलब? तो सर यही चीज तो मैं कह रही हूँ, इस समय हमारा युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार हो रहा है। मत दो तुम महिलाओं को 1,000 रुपया, मत तुम बसों में फ्री करो टिकट, मत तुम राशन फ्री दो। ऐसा कुछ करो कि हमारे जो युवा बेरोजगार घूम रहे, वैसा कोई पैसा लगाओ, ऐसी कोई चीज लगाओ कि जिसमें हमारे रोजगार मिल सके युवाओं को। बिल्कुल, इस पे क्यों नहीं काम कर रही है हमारी सरकार? हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये ना कि बसों में तुम टिकट फ्री कर रहे हो, तुम बिजली फ्री कर रहे हो, मत करो ना। स्वास्थ्य सेवा में सुधार करें, सस्ता इलाज लोगों को उपलब्ध कराएं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस प्रकार की लूट मची हुई है, मेडिकल जो स्टूडेंट जो पढ़ने के जाते हैं वहां किस प्रकार की लूट मची हुई है। आज एमबीबीएस जनरल कोटे से अगर कोई आदमी एमबीबीएस करना चाहे तो वो 1 करोड़ से ऊपर की पड़ती है। कोई कुछ भी करे, सबको मालूम, वो कर ही नहीं सकता।
उसको एडमिशन ही जल्दी नहीं मिल सकता, जनरल को जल्दी एडमिशन ही नहीं मिलता है। यही चीज है ना, शिक्षा पर हॉस्पिटल्स के अंदर हालात खराब है। अभी आरएमएल के अंदर एक बच्ची एडमिट हुई, उन्होंने कहा जी हम ट्रीटमेंट किस चीज का करें, ये रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, जबकि वो पूरे पैरालाइज हो गए बच्चे। आगे की रिसर्च नहीं, उन्हें टालना, उनके व्यवहार में सुधार नहीं करा, तो उनके व्यवहार सुधरने चाहिए। सरकारी एजेंसियों में, सरकारी अस्पताल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत व्यवहार की है। वहां पर लोगों के व्यवहार ठीक नहीं है, मीठा बोल बिल्कुल नहीं है। सर इतनी भीड़ होती है, अगर वो व्यवहार सुधारेंगे तो लोग उनके सिर पे चढ़ेंगे। इतना भीड़ होता है अस्पतालों में। मैं यही तो कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज आप फ्री करो, बाकी सब चीज वो टैक्सेस कर दो, सब चीज से कमाओ और लोगों को सस्ता चीज दो। लेकिन ये शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय आप फ्री करो, जिससे कि लोगों को तीनों चीजें। जी माया जी बोलिए। जिसको कहते हैं, एक सफाई की बात करते हैं सर, सरकारी हॉस्पिटलों का टॉयलेट देख लीजिए जी, बिल्कुल। वहां अगर कोई स्वस्थ बंदा भी जाएगा तो अगर वहां से होके आए तो बीमार पड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल उसकी सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? उसकी सुविधा क्यों नहीं की जा रही है? ठीक है, अब समय क्योंकि समाप्ति की ओर से मैं एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से भी। पीके सारस्वत साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माया दुबे जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आधी रात के अंदर देखिए हम 3 लोग ही आपस में चर्चा करने बैठ गए। चलिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना का स्वस्थ हो, आप कीर्तिवान रहे, हर प्रकार की चिंताओं से आप मुक्त रहे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय प्रणताय स्मृताम मनुस्मृत्यै दिव्यै नमो नमः। महाराज धन रख लीजिए, अपनी जरूरत है, पहले आ जरूरत।